हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में हेलो एरिन्स का आज मैं पार्ट सेकंड बताऊंगा, जिसमें हेलो एरिन्स की पहले मैंने पार्ट 1 में बताया था कि हेलो एरिन्स बनाते कैसे, उसकी बहुत सारी जो विधियां थी, बहुत सारे जो मेथड्स थे, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। आज मैं हेलो एरिन्स में आपको बताऊंगा इसकी केमिकल रिएक्शंस। एक्चुअली इसकी जो रिएक्शन होती हैं वो 2 टाइप्स में होती हैं। पहली जो होती है रिएक्शंस वो बेंजीन न्यूक्लियस के कारण होती हैं, यानी कि रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस। दूसरे टाइप की इसकी रिएक्शन होती है रिएक्शंस ड्यू टू हैलोजन एटम्स। कहने का मतलब ये होता है कि हेलो एरिन्स जो हैं 2 तरह की रिएक्शंस शो करती हैं। एक होती है बेंजीन न्यूक्लियस के कारण और दूसरी होती है हैलोजन एटम्स के कारण। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा कि रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस के कारण इसकी रिएक्शन किस प्रकार होती हैं। तो यहाँ पहले मैं बताऊँगा आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएजेंट जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा हैलोजिनेशंस यानी हम किसी हेलो एरिन्स का हैलोजनीकरण करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर मान लें एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पर लेता हूँ क्लोरोबेंजीन। ये सेक्शन जो मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ ये क्लोरोबेंजीन का है, या अन्य एरोमेटिक हेलो एरिन ले सकते हैं, यहाँ क्लोरीन ले रहे हैं। अब यदि हम इसकी रिएक्शन जो है Cl2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। मैंने बताया था कि ये एक जो है लुईस एसिड होता है जिसमें एल्युमिनियम का अष्टक पूरा नहीं होता है, इसको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है। इलेक्ट्रोफाइल यदि हमें पता चल जाए तो उसको हम आर्थो पैरा पोजीशन पर जोड़ देंगे। मैंने बताया था कि आर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही हेलो एरिन्स बनाते हैं और मेटा प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। इसका मैंने रीजन भी बताया था कि रिजोनेंस होता है, मतलब हेलो एरिन्स रिजोनेंस शो करता है जिसमें नेगेटिव चार्ज सिर्फ आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आता है। इस कारण हेलो एरिन्स की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं उसमें सिर्फ आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे होता है। ये क्लोरीन होता है और यहाँ पर ये एनहाइड्रस AlCl3 है। इसकी प्रेजेंट में होता क्या कि इसका जो ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है इधर मूव करता है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है और यहाँ पर प्लस। आगे होता क्या है कि ये यहाँ पर AlCl4 निगेटिव बनाता है और साथ में ये Cl प्लस। तो यहाँ देखिए प्लस चार्ज आया, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है इलेक्ट्रोफाइल है। हमें पता चल गया कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को हेलो एरिन्स के आर्थो और पैरा पोजीशन पर रखकर प्रोडक्ट हम बता सकते हैं कि कौन सा बना है। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे क्लोरीन पहले से जुड़ा था, एक क्लोरीन यहाँ पे आर्थो स्थिति में जुड़ गया। दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा, पैरा प्रोडक्ट। इस तरह यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया और यहाँ पर ये क्लोरीन पैरा पोजीशन पर। तो इसका नाम है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसमें मैंने बताया था कि ये हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर, और ये वाला माइनर प्रोडक्ट होता है।
ऐसा क्यों होता है, ये मेजर प्रोडक्ट क्यों होता है, इसका कारण क्या है कि ये सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल। दूसरा रीज़न है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये मैक्सिमम अमाउंट में बनता है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है क्योंकि ये दोनों पास पास में होते हैं। और दूसरा कारण किया गया है कि ये जो है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है, ये लगभग 80% बनता है, ये लगभग 20% बनता है। बाद में देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो AlCl4 निगेटिव आयन है, ये यहाँ से जब एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा तो उससे रिएक्शन करके HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा और वापस हमें एनहाइड्रस AlCl3 गैन हो जाता है। इस प्रकार इस रिएक्शन को बोलते हैं हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? हैलोजिनेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सेकेंड नंबर में जब बताऊंगा इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो होता है नाइट्रेशन। अब देखिए नाइट्रेशन कैसे करते हैं। सेकेंड रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, अब देखिए नाइट्रेशन में क्या होता है कि नाइट्रेशन में हम जो है क्या लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल। क्या लेते हैं? नाइट्रिक अम्ल HNO3। लेकिन ये अकेले यहाँ पर रिएक्शन नहीं कर पाएगा, यहाँ पर वैसे ही आवश्यकता होगी एनहाइड्रस AlCl3 की तरह H2SO4 की। अब हमें इसमें ये पता करना है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस H2SO4 का हम लुईस स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यानी ऐसे। ये लुईस स्ट्रक्चर का मतलब लुईस स्ट्रक्चर है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक, यहाँ पर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 यहाँ बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर 4 जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। इसी प्रकार यहाँ पर भी हैं। तो जनरली हमें ये पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जो पावर है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो कैपेसिटी है, सबसे ज़्यादा किसमें होती है? ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन में होने के कारण क्या होता है, ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होता है इधर मूव करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। ये यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा और साथ में ये प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब अगले उसमें क्या होता है कि हमें ये जो नाइट्रिक अम्ल लिया है इसका हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक। इसका लुईस स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। ये नाइट्रिक अम्ल का लुईस स्ट्रक्चर है। हम जानते हैं कि यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और इस तरह यहाँ पर ये संरचना बनाएगा। ये यहाँ पर तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लीविंग ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक लीविंग ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाने के कारण इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरा करने के लिए ये क्या करता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, यानी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये बन जाता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और साथ में बनेगा H2O। आपने देखा कि यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में ये बना है, ये यहाँ पे प्लस चार्ज आया है, इस कारण ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। इसको नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन, ठीक। अब ये नाइट्रोनियम आयन जो है ये क्लोरोबेंजीन के आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है इस तरह, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर ये क्लोरीन है, आर्थो स्थिति में जुड़ जाएगा NO2 और एक बनेगा प्रोडक्ट पैरा पोजीशन पर। इस तरह यहाँ पर ये पैरा पोजीशन पर प्रोडक्ट बनता है, ये पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में आपने देखा
कि किस तरह नाइट्रिक अम्ल H2SO4 से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स का फॉर्मेशन होता है, बाद में वो आर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। यहाँ पर भी वही चीज़ होती है कि ये जो है मेजर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट, और ये माइनर होता है। रीजन मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। दूसरा जो रीजन होता है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। इस मॉलिक्यूल में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इसमें मैक्सिमम होता है, इस कारण इसकी अमाउंट ज़्यादा बनती है। ठीक, तो ये हो गया जो है नाइट्रेशन। मैंने दो बताया, पहले बताया मैंने हैलोजिनेशन, दूसरा बताया मैंने नाइट्रेशन। अब मैं तीसरा जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बता रहा हूँ, वो है सल्फोनेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ सल्फोनेशन। तीसरा है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में वही लेंगे हम, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन मान लिया लेते हैं, अन्न भी ले सकते हैं, अन्न जो है हेलोएरिन्स ले सकते हैं। यहाँ पर हमने ये क्लोरीन लिया। अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं H2SO4 से। एक्चुअली इसके जो दो मॉलिक्यूल लेते हैं, ये फ्यूमिंग फॉर्म में होता है। फ्यूमिंग का मतलब होता है शधूम। अब देखिए इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है, इसमें इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स कौन सा, यदि वो हमें पता चल जाए तो हम आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम वही काम करेंगे कि H2SO4 का लुईस स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करेंगे इस तरह। सेम प्रोसीजर वैसे ही है, ये यहाँ पर हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन में इधर आ जाता है, इस कारण इस पर माइनस चार्ज क्रिएट हो जाता है। इस तरह माइनस चार्ज यहाँ पर क्रिएट होता है, साथ में ये प्रोटॉन बनता है। हमने इधर वाली पोजीशन लिया, हम चाहे तो इधर वाली पोजीशन पर ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया है H2SO4 का, अब हम इसका एक मॉलिक्यूल और लेंगे, यानी उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। ये यहाँ पर इस तरह, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, हम जानते हैं इसको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा और यहाँ पर कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज का फॉर्मेशन होगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर एक लीविंग ग्रुप बन रहा है और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण ये अपनी कमी पूरे करने के लिए वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो वापस यहाँ पे देखिए H2O अलग हो जाएगा यहाँ से, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बनता है HOS ये, और यहाँ पर ये, तो यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज क्रिएट हो गया। अब हमें पता चल गया कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं SO3H ये। अब इसको हम आर्थो और पैरा पोजीशन पर जोड़ देंगे। कहाँ पे जोड़ेंगे? आर्थो और पैरा पोजीशन पर, इस तरह आर्थो और पैरा पोजीशन पर इस तरह जोड़ देंगे SO3H। दूसरा बनेगा पैरा प्रोडक्ट, क्या बनेगा? पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर Cl और यहाँ बन जाएगा SO3H। सेम प्रोसीजर है, ये भी जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा, MaJOR, यहाँ पर ये माइनर बनेगा। सेम रीजन है, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एंड सिमेट्रिकल, जिस कारण इसमें मेजर प्रोडक्ट बनता है, और यहाँ पर क्या होता है? मेजर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, और यहाँ पर जो है सिमेट्रिकल नहीं होता। ये दोनों पास ग्रुप होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इस कारण ये अनस्टेबल होता है या कम मात्रा में, ठीक, ये ज़्यादा अमाउंट में बनता है। तो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। ये तीनों रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब मैं चौथी रिएक्शन आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं चौथा आपको बता सकूं।
यानी चौथी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चौथी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, यहाँ पे देखिए फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शंस। हम जानते हैं कि फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शंस जो होती हैं एक्चुअली वो 2 टाइप्स में होती हैं। एक होती है एल्काइलेशन और दूसरी होती है एसाइलेशन। पहली कौन सी होती हैं? एल्काइलेशन। एल्काइलेशन होती हैं और जो दूसरी होती हैं वो होती हैं एसाइलेशन। क्या होती है? एसाइलेशन। ठीक, ये तो अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मेरा कि ये जो फ्रीडेल क्राफ्ट प्रक्रियाएं हैं 2 टाइप्स मैंने बताया आपको, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो यहाँ पर क्या है, इसमें होता कैसे है? देखिए यहाँ पर ये जो है बेंजीन है, हम इसमें क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं इस तरह Cl। ठीक, अब यदि यहाँ पर हम जो है एल्कल हाइलाइड लेते हैं, मान लिया CH3Cl ले रहे हैं और यहाँ पर जो रहेगा एनहाइड्रस, क्या रहेगा? एनहाइड्रस AlCl3। यदि यहाँ पर हम एल्कल हाइलाइड ले रहे हैं तो इसको बोलेंगे एल्काइलेशन। क्या बोलेंगे? एल्काइलेशन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। यदि हम इसके स्थान पर एसिटल क्लोराइड लेते हैं CH3COCl या अदर भी ले सकते हैं, तब हम इसको बोलेंगे एसाइलेशन। जब इसको हम लेंगे तो बोलेंगे एसाइलेशन फ्रीडेल क्राफ्ट प्रक्रिया, यदि हम इसको लेंगे तो बोलेंगे एल्काइलेशन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शंस। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म को आपको समझना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको एल्काइलेशन वाली पोजीशन, एल्काइलेशन पोजीशन, एल्काइलेशन यानी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन। अब देखिए इसमें क्या है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्लोरोबेंजीन, इस तरह मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मेथिल क्लोराइड, सेम रिएजेंट्स एनहाइड्रस AlCl3। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स कौन सा है। तो हम क्या करेंगे कि एनहाइड्रस AlCl3 और इसकी रिएक्शन करवाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हम यहाँ पे देखिए रिएक्शन करवाएंगे CH3, यहाँ पे बॉन्ड Cl, एनहाइड्रस AlCl3। हमने बताया कि एक लुईस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता, इसका अष्टक पूरा नहीं है, तो ये जो साझेक इलेक्ट्रॉन युग्म है इधर ब्रेक करेगा, यानी इधर मूव करेगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर प्लस। तो इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा? AlCl4, यहाँ पे माइनस और साथ में बनेगा CH3 प्लस। आपने देखा कि यहाँ पे प्लस चार्ज का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब कि ये जो है एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है क्लोरोबेंजीन की आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक कर कर प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पे देखिए हमें फाइंड आउट हो गया कि ये जो है इलेक्ट्रोफाइल है, बस इसको आर्थो और पैरा पोजीशन पर रखना है, इस तरह आर्थो और पैरा पोजीशन पर इसको रखना। यहाँ पर रखेंगे तो बन जाएगा CH3, साथ में यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट बनेगा Cl और यहाँ पर CH3। ये भी क्या है? मेजर प्रोडक्ट। क्या है? मेजर, और ये वाला माइनर। तो आपने देखा कि ये फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, जिसमें हमने एल्कल हाइलाइड लिया है। आप चाहें तो इसके स्थान पर अदर एल्कल हाइलाइड भी ले सकते हैं और प्रोडक्ट भी डिफरेंट टाइप का बनेगा। अब मैं आपको बताऊंगा एल्काइलेशन के स्थान पर एसाइलेशन। क्या बताऊंगा आपको? एसाइलेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। एसाइलेशन, एसाइलेशन। अब देखिए यहाँ पे सेम है, मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया है।
अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एल्काइल हैलाइड के स्थान पर मैं एसिड क्लोराइड लूँगा। मान लिया मैं यहाँ पे ले रहा हूँ CH3COCl, सेम रिएजेंट से यहाँ पे रहेगा एनहाइड्रस AlCl3। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। अगर हमें पता चल जाए तो उसको हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जोड़कर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, CH3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 यहाँ पे बॉन्ड बना, बॉन्ड के रूप में इस तरह ये Cl, और ये जो है AlCl3 की प्रेजेंट में ये ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ माइनस चार्ज, इधर प्लस चार्ज। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बनेगा AlCl4 बन जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे बनेगा CH3, इस तरह यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ गया। आपने देखा कि यहाँ प्लस चार्ज आया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इसको बस करना क्या है कि क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जोड़कर प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर ये यहाँ पर इस तरह जोड़ेंगे। हमारे पास क्लोरीन पहले से जुड़ा था, यहाँ जुड़ जाएगा COCH3, साथ में बनेगा पैरा प्रोडक्ट COCH3। ये भी जो मेजर अमाउंट में बनेगा और ये वाला माइनर अमाउंट में बनेगा। ठीक, आपने देखा फिटल क्रॉफ्ट रिएक्शंस 2 टाइप्स मैंने बताया, एक होता है एल्काइलेशन, दूसरा होता है एसाइलेशन। पॉज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉज। हाँ, तो मैंने अभी तक आपको बताया कि रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस। अब हैलो एरेंज की जो सेकंड रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ड्यू टू हैलोजन एटम्स, यानी हैलोजन एटम्स के कारण जो रिएक्शन होती है। यहाँ पर हम लेंगे न्यूक्लियोफिलिक, क्या लेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। अब हमें, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब मैंने हैलो एल्केन के बारे में बताया था, तो हैलो एल्केन में क्या होता था कि ये है, यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, जैसे मान लें हम NOH लेते हैं, तो NOH से यहाँ पर OH जो होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स होता है, यहाँ पे Cl को हटाकर ये इसके स्थान पर आ जाता है और इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। कहने का मतलब ये है कि जो हैलो एल्केन होते हैं बहुत ही आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। आसानी का मतलब ये होता है कि बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर ये रिएक्शन हो जाती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हैलो एरेंस भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ हैलो एरिन्स। क्या ले रहा हूँ? हैलो एरिन्स। यहाँ पर मैं X रख दूँ। अब हम रिएक्शन इसको ऐसे कराना चाहते हैं कि यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल में होता क्या कि ये न्यूक्लियोफाइल हैलोजन को हटाकर उसके स्थान पर आ जाता है, उसके स्थान पर ये आ जाता है और कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पर पॉसिबल है? तो इसका आंसर ये है कि नॉर्मल कंडीशन पर ये रिएक्शन इम्पॉसिबल है, यानी नॉर्मल कंडीशन पर SN1 अक्रिया पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। इसके रीज़न क्या है, यानी कि क्यों जो है हैलो एरिन्स जो है नॉर्मल कंडीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता। इसके 4 रीज़न मैं आपको बताऊंगा और 4 रीज़न में प्रत्येक को मैं एक एक एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला जो रीज़न है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फर्स्ट रीज़न, पहला जो रीज़न है क्यों जो है ये आसानी से नहीं दिखाता, तो पहला रीज़न ये है, इसको मैं ऐसे कर दूं, डबल बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर, डबल बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर, इसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे DBC। क्या बोलेंगे? DBC।
अब इसमें होता क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला रीजन है जिसके कारण ये SN1 अपक्रिया शो नहीं करता है। देखिए यहाँ पर इस तरह से में डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट। यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है। इसको थोड़ा मैं दूर लिख दूं, ओवरलैप हो रहा है, ठीक। हम जानते हैं कि क्लोरीन के जो है आउटर मोस्ट शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक बॉन्ड बना लेता है, तो कितने बचते हैं 6। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि अगर ये हैलोजन किसी एल्कल हैलाइड से जुड़ी हुई है तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, जिसमें ये -I इफेक्ट दिखाता है, जिसके कारण ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होता है इधर मूव करता है। लेकिन अगर ये हैलोजन किसी रिंग से जुड़ी हुई है तब यहाँ पर ये +R इफेक्ट शो करेगा। क्या शो करेगा? +R इफेक्ट शो करेगा। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये पोजीशन क्रिएट होती तो यहाँ पर क्या होगा? रिजोनेंस शो होगा। क्या शो होगा? रिजोनेंस। अब हम देख रहे हैं कि ये जो मतलब कि +R इफेक्ट के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ आएंगे। कहाँ पे आएंगे? रिंग की तरफ। यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो ये पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब आप देख रहे हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है? 4, यानी कि 4 बॉन्ड ही। तो मैंने बताया कि जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है यानी वो 4 बॉन्ड ही बना सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 ये हो गए, 2 ये 4 और 1 ये 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता कार्बन। इस कारण ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ब्रेक होगा तो यहाँ पर एक रिजोनेंस स्ट्रक्चर जो है मिलेगा हमें यहाँ पर कुछ इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया Cl। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 4, ठीक। ये बॉन्ड अपनी वही पोजीशन में रहेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी माइनस चार्ज का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अगला जो है यहाँ पे देखिए, ये अगला रिजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का यहाँ पर बनेगा। ये सेम पोजीशन पे रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि निगेटिव चार्ज यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अगला जो बनेगा स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह की संरचना बनेगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और यहाँ पे डबल बॉन्ड सेम पोजीशन में ही रहेंगे, ठीक। इसका जो लास्ट बनेगा कुछ इस तरह बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आ जाएगा और बाद में यहाँ के इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि क्लोरीन के 6 जो इलेक्ट्रॉन थे वापस गेन कर लेता है और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है। आप पूरी रिएक्शन में देखिए कि डबल बॉन्ड यहाँ पर था, बाद में फिर यहाँ पे आ गया। तो ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ डबल बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखिए कि एक्चुअली यहाँ पे ये दिखता सिंगल है, लेकिन वास्तव में ये होता क्या? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। इसका बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1.5। यानी इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, जिस कारण ये रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर नहीं होगी। यहाँ पे देखिए 1.5 हो गया। तो पहला रीजन हो गया डबली बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर, ये पहला रीजन हो गया। इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको दूसरा रीजन बताता हूँ जिसके कारण ये SN1 अपक्रिया शो नहीं करता। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। दूसरा रीजन देखिए, दूसरा रीजन देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए हेलो, तो मैं आपको बता रहा था कि जो हेलो एरिन्स हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको 2 रीजन बताया, तीसरा रीजन है जैसे ये हेलो एरिन है, यहाँ से हम हेलोजन को हटा दें तो इस टाइप का यौगिक बनता है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसको बोलते हैं फेनिल कार्बो कैटायन। ये जो है हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। इस कारण जो आगे की जो प्रोसेस रुक जाती है। तो ये तीसरा फैक्टर हो गया जिसके कारण जो है ये
हैलोएरिन्स जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, ये तीसरा रीजन हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि चौथा रीजन क्या है। चौथा रीजन क्या है, देखिए चौथा रीजन तो बहुत ही सिंपल है कि ये जो है हैलोएरिन है। ठीक है, हैलोएरिन यहाँ पर X, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक, और यदि इससे कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये भी रिच है और ये भी रिच है, तो निश्चित तौर पर ये इससे रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगी नॉर्मल कंडीशन पर। तो 4 फैक्टर मैंने आपको बताया। पहला बताया मैंने डबली बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर, दूसरा बताया हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरा बताया था मैंने अनस्टेबल फेनिल कार्बोकैटायन बनता है, और चौथा जो है ये हाईली रिच होता है हैलोएरिन्स, इस कारण जो है ये SN1 अपक्रिया शो नहीं करता है। ये 4 हो गया। अब देखिए मैं जो है रिएक्शन आपको बता रहा हूँ हैलोएरिन की न्यूक्लियोफाइल वाली। ये यहाँ पे मान लिया मैं क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जब हम एक स्ट्रॉन्ग बेस से करवाते हैं NaOH, तो मैंने बताया कि ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर नहीं होती। यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 663 केल्विन और प्रेशर लगभग 300 ATM एटमॉस्फेयर में ये रिएक्शन करेगा, और यहाँ पर ये बनेगा प्रोडक्ट फिनॉल और साथ में NaCl। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का एक नाम होता है डाउ प्रोसेस। क्या नाम होता है? डाउ प्रोसेस। मैंने बताया कि ये रिएक्शन जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर नहीं होती। यहाँ पे देखिए मैंने टेम्परेचर हाई लिया, प्रेशर भी हाई लिया है, तो इस तरह रिएक्शन पॉसिबल है। एक जो है मैंने कहने का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है इसको हम 2 तरीके से करवा सकते हैं। एक तो टेम्परेचर को इंक्रीज करके, प्रेशर को इंक्रीज करके। दूसरी जो चीज़ है, यदि हम इसमें इस हैलोएरिन के आर्थो या पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है, इसको मैं इरेज कर दूं। ठीक है, अगर हम इस हैलोएरिन के आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दूं, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह, तो ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है NO2 होता है, COOH और CHO। ठीक है, इस तरह ये जो है सभी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं। यानी कि अगर हम इनको यहाँ पर जोड़ दें तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होते हैं। मैंने बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ तो निश्चित तौर पर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तब ये यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर अटैक करके इसको रिमूव कर देगा, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर ये OH आ जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी NO2 था और साथ में NaCl। अब ये रिएक्शन जो है नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पर हो जाए। यहाँ पर टेम्परेचर जो है लगभग 463 केल्विन पर और प्रेशर लगभग 150 ATM पर हो जाता है। अब इसमें क्या कि अगर इसमें आर्थो और पैरा पोजीशन पर इसकी संख्या बढ़ती जाती है तो ये और भी कम टेम्परेचर और प्रेशर पर रिएक्शन पॉसिबल है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पर Cl है और यहाँ पर NO2 जुड़ा हुआ है और एक NO2 यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है। NO2 का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो ये रिएक्शन जो है और भी कम प्रेशर और टेम्परेचर पर हो जाएगी। ये लगभग जो है 250 केल्विन पर और प्रेशर लगभग 100 ATM पर पॉसिबल है। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा OH, NO2 और यहाँ पर NO2 और साथ में NaCl। ठीक, तो
तो इस तरह जो है ये रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। अगर ये नाइट्रो समूह इसके यहाँ पर भी जुड़ जाता है तो रिएक्शन भी जो है और कम टेम्परेचर पर पॉसिबल है। तो मैंने आपको बताया आज कि हैलोएरिन्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स की रिएक्शन शो करते हैं। एक रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस, दूसरा मैंने बताया कि रिएक्शन ड्यू टू हैलोजन एटम्स। इसके पहले मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ पर मैंने आपको बताया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको इससे आगे जो भी रिएक्शन है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।